वेरी गुड इवनिंग, स्वप्निल दिस साइड। दोस्तों, पहली बार मैं करने जा रहा हूं एफएम का रिवीजन। आज तक मैं आईटी, एसएम, इसका लॉ, इन सब का रिवीजन करते आए और वही सेम चीज को मैं मुनासिब करने जा रहा हूं एफएम। लोग कहते थे कि एफएम का रिवीजन कैसे हो सकता है, तो मैं भी चेक करना चाहता हूं। मैंने भी आज तक कभी इसको ट्राई नहीं किया। लेट्स चेक इट आउट गाइस। आज होगा एफएम का रिवीजन। कम से कम समय में हम लोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा रिवीजन। ये लेक्चर कब काम का है? ये लेक्चर एक मेरी क्लास के बाद में आपकी एग्जामिनेशन तक या फिर एग्जामिनेशन के पहले दिन खास तरीके से इसका उपयोग हो सकता है, ताकि आप कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज कर सको। दोस्तों, आइए चेक करेंगे। सबसे पहले आपके सामने इंडेक्स। अच्छा, पहले बता देना चाहता हूं मैं कौन से बुक से पढ़ रहा हूं। जो भी बुक से पढ़ रहा हूं उसका नाम है एफएम रॉक्स। आप सभी ने इसके बारे में मेरे मुंह से कई बार सुना होगा। वो हसीन और रंगीन बुक आपके सामने बस मैं पेश करने जा रहा हूं। आपके सामने स्क्रीन पे एक इंडेक्स दिख रहा होगा जिसमें लिखा गया है क्वेश्चन नंबर एज पर एसपीसी बुक, क्वेश्चन नंबर 10 एंड ऑल दैट, वो सब लिखा हुआ है। उसके बाद में वहां पे फाइनेंशियल डिसीजन, लेवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजन, हर चैप्टर के बारे में यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है। उसके बाद में आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं आज, कि आपने मुझसे पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास में मेरे क्लास की बुक हो ना हो फिर भी फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ध्यान लगा के पढ़ना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका रिवीजन सफल हो जाए। राइट? दो यू हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम मी डजंट मेक एनी डिफरेंस। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये समझ में आए। तो लेट्स स्टार्ट गाइस, लेट्स स्टार्ट विद वन चैप्टर। इसमें कई सारे चैप्टर है, वन बाय वन करके मैं सारे चैप्टर्स को रिवाइज करते रहूंगा। अभी तो मैं पहले कुछ 2 चैप्टर्स का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, फिर धीरे धीरे करते करते आई विल बी अपलोडिंग द रिवीजन ऑफ ऑल दी चैप्टर्स। अगर आपको ये रिवीजन लेक्चर्स देखने के बाद में इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तो प्लीज कमेंट बिलो माय यूट्यूब वीडियो सो दैट आई विल गेट टू नो कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर आपके अच्छे सकारात्मक अगर मुझे कमेंट्स आने लगे तो मैं समझ जाऊंगा इसका फायदा हो रहा है। देन आई विल बी गेटिंग मोर मोटिवेशन टू रिकॉर्ड रिमेनिंग चैप्टर्स। सो दोस्तों, आज का मकसद मुझे पूरा यकीन है कि कामयाब होगा। अब देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं एक चैप्टर से जिसका नाम है लेवरेज। ओके, लेवरेज। ये रहा आपके सामने लेवरेज। देखते हैं कैसे। ओके फाइन। आपके पास में मैंने इस चीज को पहले भी शेयर किया था, इफ यू रिमेंबर। आपको याद है या नहीं है? मुझे आपको कुछ कहना है। जी हां, ये चीज को मैंने अपने टेलीग्राम पर पहले ही शेयर कर दिया है। आपने अगर टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर नीचे एक लिंक दी हुई, इसको क्लिक करें। आपको टेलीग्राम पे मैं बहुत सारी चीजों को अपलोड करता हूं। सो व्हेनेवर आई वुड बी अपलोडिंग एनी ऑफ द चार्ट ऑन टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर, यू विल बी गेटिंग द नोटिफिकेशन। आपको जरूर वो मिलेगा। जिस तरह से टेलीग्राम का बात मैंने क्यों निकाला बीच में, बिकॉज ये सारे चार्ट्स को मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड किया है। और अगर आपको ये लेक्चर देखने के बाद में ऐसा लगता है तो और जरूर आप उसको क्लिक करिए, ज्वाइन करिए। मैं इन चार्ट्स को वापस कुछ पीरियोडिकल ड्यूरेशन के बाद में मैं इसको अपलोड करता रहूंगा, ताकि जो जो लोग नए नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी इसका लाभ मिले। बहुत ही अच्छे चार्ट से कोई भी चैप्टर चालू होने से पहले हम लोग जैसे कि लेवरेज को पढ़ाने से पहले मैं इस चार्ट का उपयोग करूंगा। ये चार्ट होने के बाद में मैं लेवरेज चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, ताकि आपका कम से कम समय में पूरा लेवरेज चैप्टर रिवाइज हो जाए। मैं जानता हूं कि आपकी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, आप एग्जामिनेशन के प्रेशर में, कई लोगों ने ऑलरेडी एफएम पढ़कर बहुत टाइम हो गया, एंड इट इज व्हाट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम टू रिवाइज एफएम सब्जेक्ट। तो ऐसे लोगों के लिए खास दरख्वास्त है, आपको एफएम का चैप्टर रिवाइज करने से पहले मेरे वीडियो को देखें, उसके बाद में रिवाइज करें। आपके रिवाइज करने की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और कुछ लोग तो मैं आज आपको यकीन के साथ कह सकता हूं जितने प्रॉब्लम मैं कवर करने वाला हूं वो इट इज गोइंग टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आपको अलग से रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थात एग्जामिनेशन के पहले अगर आप इतना ही चैप्टर, ये जो जितने प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, इतना भी करते हो तो मान लीजिए 99% आपके सारी एडजस्टमेंट्स कवर हो जाएगी। ओके, लेट्स सी गाइस। ये बुक का प्रेजेंटेशन वर्ल्ड क्लास मैंने बनाया है। एक बार मुझे पहले थ्योरी पढ़ाने दो,
5-10 मिनट इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करते, फटाफट आओ जल्दी से, मजे करो जिंदगी, कैल्सी ले लो अपने साथ में, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा लिखान वाला काम करने वाला नहीं, बिकॉज आज हमें रिवाइज करना है, बिकॉज लिखने वाला सारे काम आपने क्लास में कर लिए। ऐसा नहीं कि मैं लिखने का बिल्कुल चांस नहीं दूंगा, आप मुझे पॉज करा के देख सकते हो बार बार, पर मैं चाहूंगा कि आज हमें कंसेप्चुअल ज्यादा रिवाइज करना है। तो लेट्स चेक इट आउट गाइस। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, लेवरेज चैप्टर के बारे में आपको जवाब देना है। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवरेज? लेवरेज का मतलब होता है फायदा, एडवांटेज हुआ है। जैसे कि आप सभी जानते हो इस दुनिया में 3 टाइप के लेवरेजेस होते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज। एक होता है ऑपरेशनल लेवरेज, नंबर 2 द फाइनेंशियल लेवरेज, और तीसरा होता है कंबाइंड लेवरेज। तो दोस्तों ऑपरेशनल लेवरेज कब आता है? ऑपरेशनल लेवरेज आता है कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसा होता है कि सेल्स जरूर बढ़ जाता है, पर सेल्स जितना बढ़ता है जरूरी नहीं कि हमारे फिक्स्ड कॉस्ट भी उतनी बढ़े, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको ऑपरेशनल लिवरेज का एडवांटेज उठाना है तो आपने ज्यादा से ज्यादा सेल करना चाहिए। जितना ज्यादा सेल करेंगे, जितना ज्यादा सेल करेंगे, जितना ज्यादा सेल करेंगे, सेल करेंगे, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यह कहता है ऑपरेशनल लेवरेज, मतलब कि ऐसा होगा जब मैं प्रॉब्लम लूंगा तो आपको समझ में आएगा और ज्यादा अच्छे से कि एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कैसे फायदा होता है। जैसे कि स्वप्निल पाटनी क्लासेस की आज एक क्लासरूम है, क्लासरूम का रेंट चाहे मैं एक बच्चा पढ़ाऊं, 200 बच्चे पढ़ाऊं, तभी भी इट विल रिमेन सेम। मेरे एम्प्लॉइज जितने 50 एम्प्लॉइज काम करते हैं इट विल रिमेन सेम, ताकि मेरे पास अगर 100 स्टूडेंट भी है तो 50 एम्प्लॉइज है, 1000 स्टूडेंट भी है तो 50 एम्प्लॉइज है। मेरे पास ऐसी बहुत सारी फिक्स कॉस्ट है, मैं काम करूं ना करूं, स्टूडेंट 100 भी रहे और स्टूडेंट 1 लाख भी रहे, इट विल रिमेन सेम। उसको मैं कहता हूं फिक्स कॉस्ट। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे क्या एडवाइस करोगे कि सर एक काम करो, 100 बच्चों को पढ़ाने के बदले 1000 बच्चों को पढ़ाओ, और 1000 बच्चों को पढ़ाने के बदले 10,000 बच्चे पढ़ाओ। जितने ज्यादा बच्चे पढ़ाएंगे, जितने ज्यादा बच्चे पढ़ाएंगे, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट और अल्टीमेटली मुझे फायदा होगा। वो फायदा जो है उसका नाम होता है ऑपरेशनल लिवरेज। अब बात करते हैं दूसरी फाइनेंशियल लिवरेज की। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हमारे जिंदगी में, जैसे कि मैंने कोई लोन बोरो किया है, फॉर एग्जांपल बैंक से मैंने 100 करोड़ रुपए बोरो की है, और अगर मेरा बिजनेस बढ़ता भी है तभी भी 100 करोड़ का इंटरेस्ट मुझे देना है। बिजनेस अगर मेरा एक्स बिजनेस है तभी भी मुझे उतना इंटरेस्ट देना है, अगर मेरा वाई बिजनेस है तभी भी मुझे इतना इंटरेस्ट देना है। इसका मतलब होता है फाइनेंशियल कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। देखो, अगर मेरा धंधा कम हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि बैंक मुझसे कम ब्याज लेगा, और मेरा धंधा बढ़ गया तो इसका यह मतलब नहीं कि बैंक मुझसे ज्यादा ब्याज लेगा। इसका मतलब जो इंटरेस्ट जो मुझ पे चार्ज हो रहा है इट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। इसका यह मतलब हुआ है कि मैंने क्या करना चाहिए, जितना मैंने लोन बोरो किया, फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का लोन मैंने बोरो किया है, और अगर मैं 10,000 बैग्स बेचता हूं, और ऑप्शन नंबर 2 में 1 लाख बैग्स बेचता हूं, तो कहां पे मुझे ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा? सर इंटरेस्ट तो दोनों में भी सेम लगेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि फाइनेंशियल लेवरेज प्राप्त करने के लिए आपकी सेल्स ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि सेल्स जितनी ज्यादा बढ़ेगी, सेल्स जितनी ज्यादा भले ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी पर फिक्स कॉस्ट जो है इट विल रिमेन सेम, मतलब आपका इंटरेस्ट विल रिमेन सेम। तो इंटरेस्ट सेम होने की वजह से, या फिर प्रेफरेंस जो शेयर होते हैं इसका डिविडेंड विल रिमेन सेम। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको फाइनेंशियल लेवरेज चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा सेल करो। मतलब कहने का मतलब कंक्लूजन ये हुआ है कि ऑपरेशनल लेवरेज प्राप्त करना है या फाइनेंशियल लेवरेज प्राप्त करना है, आपने फोकस करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सेल करने पर। जितना ज्यादा सेल होगा, आपकी भले ही वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी पर आपकी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट ही होगी। और दूसरी बात, फाइनेंशियल का जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है, वो जो प्रेफरेंशियल डिविडेंड इट विल रिमेन सेम, और इट विल रिमेन सेम। इसका मतलब होता है बिजनेस बढ़ाते चलो, बिजनेस और बढ़ाओ, आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट हो जाएगी। इसके से आपको बहुत ज्यादा टाइम्स में फायदा होगा। ओके फाइन। अब दोस्त इसीलिए तो बड़े बड़ी कंपनी जैसे होती कि, जैसे कि मैं बात करूंगा आईटीसी कंपनी की बात करूंगा, या फिर मैं पतंजलि की बात करूंगा, जितना ये लोग अपना टर्नओवर बढ़ा रहे हैं, जितना अपना सेल्स बढ़ा रहे हैं, उनका लेवरेज उतना ही बढ़ रहा है, बिकॉज कुछ हद तक उनकी फिक्स्ड कॉस्ट जो है इट इज रिमेनिंग कांस्टेंट। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट तो वो होती जो जितना सेल करोगे इतनी बढ़ती है, बट जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। इसलिए हमेशा हर बिजनेस वाला इसी पे फोकस करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सेल करे, और ज्यादा से ज्यादा सेल करने के लिए दे ऑलवेज फोकस ऑन मार्केटिंग। इसलिए आजकल हर कोई कंपनी कर रही है मार्केटिंग, बिकॉज ज्यादा मार्केटिंग होगी ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी पर फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट
रहेगी। इसलिए दोस्तों आजकल हर कोई कंपनी इस लेवरेज को प्राप्त करने के लिए अपना मार्केटिंग करके सेल्स बढ़ा रही है, और जो कंपनियां बड़ी होती है ऑब्वियसली उनका सेल्स ज्यादा होता है, और ज्यादा सेल्स होने की वजह से उनको लेवरेज ज्यादा प्राप्त होता है। दोस्तों अब बात करेंगे कंबाइंड लेवरेज की। कंबाइंड लेवरेज का मतलब होता है फॉर्मूला के हिसाब से कंबाइंड लेवरेज की बात करूंगा तो जो ऑपरेशनल लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लेवरेज होता है उसी का ही नाम तो कंबाइंड लेवरेज होता है। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि अगर मैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज की होती है डीसीएल इज इक्वल टू बात करता हूं डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल होता है। सभी लोग जिन्होंने पहले भी क्लासेस की उनको समझ गया होगा इसका मतलब क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज मल्टीप्लाइड बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। ओके गाइस, कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स रॉक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जिस रफ्तार से आपको पढ़ा रहा हूं आपके दिमाग में वो दस्तक दे रहा है। दोस्तों आइए आप आके पढ़ेंगे। अगर देरा टू टाइप्स, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जितने लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस की हो वो सारे लोग मेरे साथ में बताएं, मेरे साथ में बोले। अगर अकेले में भी अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे होंगे तो जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूं ऐसा समझिए कि मैं आपके सामने बैठा हूं और जितने सवाल मैं पूछ रहा हूं आपको मेरे साथ साथ जवाब देना है। अगर मैं बीच में जोर जोर से चीखता हूं तो मुझे ये मत बोलना आप चीखते क्यों। मेरे चिल्लाने का वजह यही होती है कि आई वांट टू सीक योर अटेंशन। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में गाएं, मेरे साथ में जितना बोलेंगे आपका साथ में रिवाइज हो जाएगा। बिकॉज आपके अभी लेक्चर में और एग्जामिनेशन में सिर्फ कुछ ही 40 से 50 दिन का फासला बचा है। दोस्तों मैं चाहूंगा आप मेरे साथ में बोले, मेरे साथ में रिवाइज कराएं। मैं पूरा यकीन है मुझे कि आपको ये लेक्चर देखने में ऐसा लगेगा कि यार जो चीज मैं एक दिन भर में करने वाला था और वो एक ही घंटे में रिवाइज हो गई। दोस्तों आओ बच्चों बताएंगे। सबसे पहली बात, कंडीशन एक नंबर दे रहा हूं कि प्रेफरेंस शेयर्स है नहीं, तो बताओ सबसे पहले क्या होगा, सेल्स होगा। सेल्स में से माइनस क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट होगा, तो बचेगा क्या, कंट्रीब्यूशन। आपको स्क्रीन पर दिख सकता है। ओके, उसके बाद में फिक्स कॉस्ट माइनस होगा तो बचेगा क्या, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद में से माइनस कर दो इंटरेस्ट, उसके अंदर क्या बचेगा, ईबीटी। उसके बाद में बचो अर्निंग बिफोर टैक्स, आपको समझ रहा है। उसके अंदर अगर मैं टैक्स माइनस करूंगा तो बचेगा क्या, ईएटी, दैट इज व्हाट अर्निंग आफ्टर टैक्स। सारी बातें आपको स्क्रीन पर दिख चुकी होगी। ओके, पर अगर मैं ईपीएस निकालने जाऊंगा, तो आप सभी जानते हो ईएटी इसको होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम होती है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसलिए तो ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे तो आपको मिलेगा ईपीएस, दैट इज व्हाट अर्निंग पर शेयर। अगर मैं केस नंबर 2 लूंगा आपके सामने कि अगर मान के चलते कि प्रेफरेंस शेयर्स भी होता है तो बताओ सेल्स होगा माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरी बात क्या बचेगी, कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट तो बचेगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और माइनस कर देंगे हम लोग क्या, इंटरेस्ट, तो क्या बचेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। और ईबीटी के बाद में अगर हम लोग टैक्स को माइनस करें तो क्या बचेगा, ईएटी, दैट इज व्हाट अर्निंग आफ्टर टैक्स। पर दोस्तों अब की बार एक चीज और माइनस हो गई जिसका नाम है प्रेफरेंस का डिविडेंड, और प्रेफरेंस का डिविडेंड जब माइनस हो जाएगा तो जो अमाउंट बचेगी उसका नाम हम रख देंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम, बिकॉज ये वो इनकम है जो शेयर होल्डर में बंटवारा होना चाहिए। आप सभी जानते हो, आपने लॉ को ध्यान से पढ़ा है, प्रेफरेंस डिविडेंड और इक्विटी डिविडेंड। बताओ किसका प्रेफरेंस पहले होना चाहिए, तो प्रेफरेंस का डिविडेंड को पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए, नाम में उसके प्रेफरेंस लिखा हो, इसलिए इक्विटी के लिए जो बचा हुआ है वो अब बचा हुआ है, और यही वो चीज है, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर होल्डर से तो आपका मिलेगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। और आप सभी ये भी जानते हो डिविडेंड चैप्टर में आपने देखा था जितना ईपीएस होता जरूरी नहीं होता डीपीएस हो, क्योंकि कंपनी कुछ अपने पास में रिटेन भी रखती है। वैसे इस कॉन्सेप्ट का इस चैप्टर से कुछ लेना देना नहीं, फिर भी मैंने आपको आई है बात तो समझा दिया। एक बार सारी बातों को रिवाइज कर ले। आओ बच्चों, प्रेफरेंस अगर होगा तो कैसे होगा, सेल्स माइनस वेरिएबल, वेरिएबल का क्या, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो बचेगा क्या, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो बचेगा ईबीटी। उसके बाद में अगर मैं टैक्स माइनस करूंगा तो आपको क्या बचेगा, ईएटी, और प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, ईएटी के बाद में अगर मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया तो वो अमाउंट जो बचेगी इसको हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ये होगा इक्विटी शेयर होल्डर के साथ में डिवाइड। आई होप आपने सब कुछ रिवाइज किया। नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज गाइस ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ लेवरेज चैप्टर। कम ऑन एवरीबॉडी, लेट्स रॉक बेबी। आप आ गए आपके सामने। ओके कम ऑन गाइस, प्रेफरेंस की बात करेंगे। अगर जिसमें प्रेफरेंस ना हो या हो फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं इस समय मैं बात करता हूं डीओएल की, डॉल की बात करेंगे, डॉल डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज की बात करेंगे। तो बताओ सबसे पहले अगर 2 कॉलम ने दी है तो चेंजेस वाली बात नहीं आएगी। अगर सिंगल ही कॉलम दिया हुआ है उस केस में फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला इतने आसान है, यहां पे देखो और फॉर्मूला बोल दो बस। हाँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल टू व्हाट, डीओएल, मतलब डॉल का फॉर्मूला क्या हो गया,
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कुछ नहीं टेंशन लेने का, ऊपर से नीचे आना है आपको। आपको दिख रहा होगा सबसे पहले यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, बाद में ईबीआईटी है। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कर देंगे तो डॉल आ गया पहला फॉर्मूला। और आपको थोड़ा सा मालूम है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, फाइनेंशियल लीवरेज मिलेगा। आओ ना, दोनों फॉर्मूले को मैं टैली करके दिखाता हूं आपके सामने। आइए, डॉल का देखो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और उसके ठीक बाजू में डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कई लोग अभी भी ये सोच में पड़े होंगे कि ये मुझे ये चार्ट्स कहां से मिलेंगे। मैं आपको फिर से कह चुका हूं, इसकी लिंक भी मैं YouTube के नीचे दे रहा हूं, और इसके बाद में भी मैं बहुत सारी चीजें और शेयर करने वाला हूं। जरूर इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपको मेरे सब्जेक्ट के अलावा जितने भी सब्जेक्ट टीम एसपीसी पढ़ाती है, सारे सब्जेक्ट के चार्ट्स और सारे सब्जेक्ट का रिवीजन लेक्चर, आपको उसकी जानकारी वहां पर प्राप्त होगी। ओके दोस्तों, सर अब बताओ, एक बार डॉल का दूसरा फॉर्मूला क्या है। डॉल का दूसरा फॉर्मूला जरा मेरी यहां पे स्क्रीन पे देखिए। बताओ, जितना 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 ईबीआईटी बढ़ा है अपॉन जितना हमने चेंजेस इन क्या किया है, चेंजेस इन ईबीआईटी अपॉन चेंजेस इन सेल, मतलब मेरा फायदा कितना टाइम्स में बढ़ा है अपॉन मेरा सेल्स उसकी कंपैरिजन में कितना बढ़ा था। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सेल्स हमारा 2 गुना से बढ़ा था, और बल्कि ईबीआईटी 3 गुना से बढ़ गया। ऐसा भी तो हो सकता है, बिकॉज बीच में फिक्स कॉस्ट आ रही। जिन लोगों ने इस चैप्टर को पहले समझा है और अभी मेरी 10 मिनट की थ्योरी समझी है, वो समझ रहे होंगे मैं क्या बातें कर रहा हूं। कभी कभी ऐसे होता है, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट होती है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसी होता है, फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट होती है। इसकी वजह से ऐसा होता है, ऐसा मालूम चलता है कि जितने गुना जितने गुना जितने गुना जितने गुना जितने गुना जितने गुना सेल्स बढ़ा है, उससे कहीं गुना ज्यादा उसका ईबीआईटी बढ़ा हुआ है। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों पर हुआ, ये जानना है तो आपको समझना होगा। जिंदगी में आई है फिक्स कॉस्ट दोस्तों, आइए अब मैं आपको ले जाना जा रहा हूं, आपको ले जा रहा हूं मैं फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला। आपको ये तो समझ ही होगा, चेंजेस इन ईबीआईटी अपॉन चेंजेस इन ईपीएस। ऐसा मैं कहूंगा तो आपको थोड़ा सा दर्द तो हो ही जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, ये जो मैंने कहा फॉर्मूला ऐसे नहीं, आपको अब ध्यान से सुनना होगा। अगर आपको डीएफएल का फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो जैसे मैं याद करता हूं वैसे ही याद करिए। आपको ये करना है कि अगर पहले आपने जब किया था तो ऊपर क्या था, चेंजेस इन ईबीआईटी अपॉन चेंजेस इन सेल्स, ये आपने डीओएल का फॉर्मूला लिया था। अब की बार कौन न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर कौन था, चेंजेस इन ईबीआईटी। तो अगर पहली बार में ऊपर था तो अब की बार वो नीचे आएगा, तो डीएफएल में चेंजेस इन ईबीआईटी डिनोमिनेटर हो जाता है, और ऊपर क्या आएगा, चेंजेस इन ईपीएस। आपके सामने फॉर्मूला रेडी है। वैसे अगर आप मुझे करेंगे कि सर ऐसा ही सा फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ है कि जितने गुना हमारा ईबीआईटी बढ़ रहा है, क्या उतने ही गुना हमारा ईपीएस बढ़ रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि ईबीआईटी 1 या 2 फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स पर बढ़ता है, पर उसके बदले में हमारा जो ईपीएस है वो 4 गुना बढ़ जाता है। मतलब ईबीआईटी 2 गुना बढ़ा है, ईपीएस 4 गुना बढ़ गया। ऐसे कैसे हुआ। वास्तविक जीवन में अगर जिंदगी में अगर मान लीजिए फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट अगर नहीं होती तो जितने गुना ईबीआईटी बढ़ता तो उतने ही गुना, कम ऑन एवरीबॉडी, उतने ही गुना ईपीएस बढ़ता। समझने वालों को इशारा काफी है। वैसे अगर कुछ लोगों को अभी भी डाउट आ रहा है तो मैं इनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व जब करूंगा तो मैं इन सारी चीजों को और आपको क्लियरली समझा के दूंगा कि हाँ ये जो मैंने शब्दों में कहा है वो हकीकत में भी हो रहा है। अब बताएंगे दोस्तों, सबसे सिंपल चीज जिंदगी में कोई होगी तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज है। आपको कुछ नहीं करना, डॉल को मल्टीप्लाई करना डीएफएल से, तो आपका देखो यहां पे डॉल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल आ गया। सबसे सिंपल चीज है जिंदगी में, कुछ नहीं करना, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपका कंबाइंड निकल जाता। और अगर वैसे आप देखेंगे तो आपको नंबर 1 और नंबर 2 में ईबीआईटी ऊपर भी दिख रहा है, ईबीआईटी इधर भी दिख रहा, ये दोनों नल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज इन चेंज इन सेल्स। समझ गए होगे। मतलब अगर डॉल और डीएफएल को अगर आपने याद कर लिया तो आपको कंबाइंड लेवरेज को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करेंगे दोस्तों, अभी ये बात करेंगे, यहां पे इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी ईबीआईटी गया, अब ईबीआईटी दोनों से गए तो मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी आ रहा है। तो आपको ये समझ ही गया होगा कि अगर कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 अगर आपने याद कर लिया तो कॉलम नंबर 3 अपने आप ही रेडीमेड याद हो जाएगा। ओके, कहानी में एक ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। अगर जब वहां पे आपको डीएफएल निकालना है और अगर वहां पे प्रेफरेंस से शेयर्स दिए होंगे,
उस केस में आपको थोड़ा सा संघर्ष अब और करना होगा। ध्यान से देखिए फॉर्मूला नंबर 2 को, जब वहां पे ऊपर लिखा है हेडिंग पे ए बोल के लिखा है, ये बुक जो मैंने बनाई ये ऑसम बुक है, इससे अच्छी बुक मैंने आज तक नहीं बनाई। वैसे हालांकि मैंने टीचिंग की शुरुआत जो है ना वो ITES SM इसका लॉ से करी है, पर मैंने जो बुक बनाई ना FM की, मुझे लगता है वो जो सारे सब्जेक्ट जहाँ पे मेरा कोर एरिया उससे भी बेहतरीन बुक। अगर आप कहेंगे एक सवाल, सर आपकी जिंदगी में सबसे अच्छी बुक आपकी कौन सी है, तो मैं कहूँगा FM रॉक से, इससे अच्छी बुक मैंने बनाई नहीं। अरे दोस्तों मुझे प्रॉब्लम तो सॉल्व करने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैंने और मैं क्यों ऐसे बोल रहा हूं। अब बताओ जरा एक बार, यहां पे देखो ए लिखा है, अज्यूमिंग क्या लिखा है, देर आर नो प्रेफरेंसेस, और यहां पे बी में क्या लिखा है, अज्यूमिंग दैट देर आर प्रेफरेंसेस। तो जो प्रेफरेंसेस नहीं है उसकी बात तो हमने कर ली है। जब प्रेफरेंसेस होंगे तो सबसे बड़ी बात है वहां पे हमें टैक्स शील्ड नहीं मिलता, बिकॉज प्रेफरेंसेस होते हैं वो P&L अकाउंट के डेबिट में डेबिट नहीं होते, वो तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। आप सभी जानते हो, जितने भी लोग अकाउंट्स के बैठे हैं आप सभी जानते हो P&L अकाउंट के डेबिट में नहीं होता। तो इसलिए जो इंटरेस्ट का इफेक्ट होता है, वो इंटरेस्ट का इफेक्ट जो होता है उसको P&L के डेबिट में करते हैं, इसलिए उसका टैक्स का फायदा होता है। अर्थात अगर 100 रुपए मैंने कमाए होंगे और 30 रुपए अगर मेरा इंटरेस्ट होगा तो मेरा टैक्स कितने पे जाएगा, 70 रुपए पे टैक्स जाएगा, है ना। पर अगर मैं इसी समय पे एक एग्जांपल लूंगा, 100 रुपए मैंने कमाया और 30 रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, तो 100 रुपए में से -30 करके 70 पे मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं 100 रुपए पे टैक्स दूंगा, क्योंकि 30 रुपए ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। समझने वालों को इशारा काफी था। और वैसे भी ये लेक्चर तो ये रिविजन लेक्चर है, अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपने रेगुलर क्लास करना चाहिए थी। अभी ये वो लेक्चर है जिसमें रिवाइज कर रहा हूं मैं, और उन लोगों के लिए बहुत मजा आएगा जिन्होंने एक बार भी क्लास की, उनको तो ऐसा लग रहा होगा वाह क्या मैंने जो पढ़ा था अब पूरा याद आ रहा है। दोस्तों इधर देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूं मुझे एक बार और कहने का इजाजत दो कि प्रेफरेंस के डिविडेंड को क्या P&L में डेबिट किया जाता है, नहीं किया जाता है। क्या इंटरेस्ट को किया जाता है, हाँ किया जाता है। तो सर आपको बोलना क्या है, बोलना यह है दोस्तों कि अगर मैं EBT की बात करूं, जैसे अभी इसकी बात करते हैं, DFL की बात करते हैं। DFL का फॉर्मूला क्या है बच्चों, सर DFL का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ये आपके सामने EBIT अपॉन EBT दिख रहा है, ये आपको कुछ नहीं आपने वहां से निकाला हुआ है, ये आपने देखा ना, यहाँ पे बस स्क्रीन पे देखिए EBIT दिख रहा है। अगर मैं डॉल की बात करूंगा तो आपको दिख रहा होगा, डॉल मतलब क्या, आपका डॉल बहुत इजी है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT हो गया। और अगर मैं DFL की बात करूं तो EBIT अपॉन EBT हो गया। पर जब मैं प्रेफरेंस की बात करूंगा तो वो EBIT अपॉन EBT जो है ना, ऊपर का EBIT विल रिमेन सेम। देखो यहाँ पे भी EBIT सेम है, इधर भी EBIT सेम है, सिर्फ एक चीज में फर्क हुआ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग EBT व्हाट आई रोट EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो मतलब EBT तो मैंने लिख ही दिया, साथ में और एक चीज माइनस होगी, वो कौन सी होगी, और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो है इंटरेस्ट के साथ साथ में प्रेफरेंस भी है। इसीलिए मैंने इंटरेस्ट माइनस क्या किया, PD किया, PD। पर सर वो PD तो जो किया है वो प्रेफरेंस डिविडेंड तो समझ गया, उसमें डाउट नहीं, ये अपॉन करके 1 - T क्यों लिखा है, बिकॉज इसको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, इसीलिए आपको उसको उस लेवल पे लाना है। अगर वो इंटरेस्ट होता तो कितना उसका इंटरेस्ट होता, तो कितना उसका P&L के डेबिट में अपना फायदा होता टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए क्या किया यहाँ पे, EBIT ऊपर रहने दिया, वो अब इधर भी था, EBT इधर भी है, वैसे EBT इधर भी आया, EBIT माइनस इंटरेस्ट, पर इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड है इसलिए माइनस किया प्रेफरेंस डिविडेंड, और अपॉन किया 1 - टैक्स। सर 1 - टैक्स का मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड अगर 1 लाख रुपए था और टैक्स का रेट 30% होगा, तो जरा कैलसी लो हाथ में, 1 लाख अपॉन 70% कर दो, तो ये अमाउंट 1 लाख से बढ़ जाएगी। सभी लोग कैलकुलेट अपने, फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, अगर 1 लाख रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड है, 1 लाख रुपए प्रेफरेंस डिविडेंड है, अगर 30% टैक्स है तो 1 - 30% मतलब वो 0.70 मतलब 70% आएगा, डिवाइडेड बाय 70% कर दो, तो आपका अमाउंट आएगा 1,42,857। अर्थात ये हुआ कि हम ये भी देख रहे हैं कि 1 लाख रुपए वो है जिसको टैक्स शील्ड नहीं मिला। अगर ये टैक्स शील्ड वाला इंटरेस्ट जैसा अमाउंट होता तो हम P&L के डेबिट में कितना डेबिट करते हैं, 1,42,857। तो अपने को माइनस वो करना है 1,42,857, बल्कि आपको 1 लाख रुपए नहीं करना है। अब ये जो मैंने पॉइंट पढ़ाया है उसको अगर मैं प्रैक्टिकल में पढ़ाने लगूंगा तो आपको और भी ये बहुत क्लैरिटी से समझेगा। मुझे एक बार उसके ऊपर क्वेश्चन लेने दीजिए सभी लोग। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द फॉर्मूलाज। लेट्स रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज वंस अगेन गाइस, फटाफट। अब एकदम भारी भारी फटाफट करना है। डॉल का फॉर्मूला बताएंगे, डॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। डॉल का फॉर्मूला यहां से देख के बोलो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो, यहां से देख के बोलो। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इज इक्वल टू डॉल, और अगर मैं DFL की बात करूं तो EBIT अपॉन EBT बराबर है। अगर मैं 2 कॉलम दिए, कभी कभी क्वेश्चन होता है ये पहले
पहले सिचुएशन एक दी, सिचुएशन 2 दिए, तो बोलते हैं चेंज, तो चेंजेस इन ईबीआईटी अपॉन चेंजेस इन सेल्स। अगर ऐसा होगा, नहीं आप समझ नहीं आ रहा है आपको, अगर मान लीजिए मुझे देखना है कि मेरा कितना ईबीआईटी बढ़ा, चेंजेस इन ईबीआईटी, देखो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना होगा, मतलब मुझे कहना है कि आपको मैंने पहले भी कहा था अगर मेरे पास ऑपरेशनल कॉस्ट है तो जितना मेरा सेल्स बढ़ता है उससे कई गुना ज्यादा मेरा ईबीआईटी बढ़ जाता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस इन ईबीआईटी अपॉन चेंजेस इन सेल्स। अगर मैं डीएफएल का फॉर्मूला लूंगा तो ये ईबीआईटी मुझे नीचे लेना है, तो ऊपर क्या जाएगा, चेंजेस इन ईपीएस अपॉन चेंजेस इन ईबीआईटी। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने इट विल बी वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना। अगर मैं फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दूं तो ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज इन सेल्स आ जाएगा, और इधर के सेकंड को अगर मैं डिलीट करूं ईबीआईटी को तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत आसानी से आपको समझ ही गई होगी। ओके, उसके बाद में अब मैं आपको एक क्वेश्चन पे ले जाऊंगा, देखते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आएगा या नहीं। सो दोस्तों वो समय आ चुका है, हमें सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स ऑफ लेवरेज। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे आपको उसके सामने क्वेश्चन आपको दिख रही होगी, एसपीसी मॉड्यूल नंबर 1। एसपीसी मतलब वो है, अगर जिन्होंने मेरी रेगुलर क्लास की थी तो मैंने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। मान लीजिए मैंने 30 प्रॉब्लम सॉल्व करवाए थे लेवरेज की, उसमें से मैंने तो वो क्लास में सॉल्व करवाए थे, पर रिवीजन की खातिर अगर मैं सारे टाइप के कंसेप्ट्स मान लूँ तो आपको आज रिवीजन करने के लिए 4 या 5 प्रॉब्लम्स बहुत हो गए। तो इतने 4-5 भी कर लेंगे तो डिस्कवरिंग ऑल द एडजस्टमेंट, तो अभी रिवीजन के लिए उतने 30 प्रॉब्लम्स करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये सामने जो नंबर दिया है वो एसपीसी के स्टूडेंट्स के लिए रेफरेंस बोल के दिया हुआ है, आपको कोई मतलब नहीं अगर आपने मेरी क्लास नहीं की तो। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे सर ये कलरफुल बुक जो है वो कहाँ मिलती है, ये swapnilpatni.com पे मिलती है, और अभी मुझे पता है कि ये बुक इतनी काम की है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी अच्छी है, तो आप कहेंगे सर ये इसकी कॉस्ट बहुत होगी। कॉस्ट मैंने उसको इतनी रखी जितना मेरा प्रिंटिंग कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट 2 बुक मिला के सिर्फ 700 रखी है। आप कहेंगे सर मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं ज़रा नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी बहुत बिक रही है। पर ये वीडियो करते समय अगर आपको लग रहा है यार ये बुक काश मेरे पास में होती, तो आपके विचार में भी आ रहा है, तो अभी आप करिए साथ में, आपको swapnilpatni.com से इसको बाय करना है। आपको सिर्फ 700 रुपये में वो चीज़ मिल रही है जो मैं आपको क्या बताऊँ, अरे इसको जरा देखो, इस भाई जूम कर जरा, जूम करना, जूम हाँ, जरा ध्यान से देखिए, बुक बड़ी बेहतरीन, मैंने इसके बारे में वीडियो पहले भी अपलोड की थी यूट्यूब पे, बुक बहुत ही बेहतरीन, बहुत जोरदार है। ऐसी 2 बुक है जिसकी कॉस्टिंग जितनी उतने उससे भी मतलब उतने ही बराबरी के पैसे ले रहा हूँ, उससे भी कम ले रहा हूँ। मतलब अगर आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। बाकी आपका सवाल है बाय करना नहीं करना, आपकी मर्जी, नहीं भी बाय कर तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप पूछना, अगर दिमाग में एक ख्याल आया इसलिए बोल दिया। ओके फाइन। आप करेंगे रिवर्स वर्किंग। देखो जब भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो उसके ऊपर उसका टाइटल लिखा होगा क्या, वो किस टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम का नाम क्या है, रिवर्स वर्किंग यूजिंग व्हाट, लेवरेजेस। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ अ कंपनी ए एंड बी प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट तो करना है, पर इनकम स्टेटमेंट के लिए डेटा दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट, आप जानते हो इनकम स्टेटमेंट का मतलब ये था जो हमने अभी किया था, राइट। ये इनकम स्टेटमेंट होते हैं, तो ऐसा हमें इनका करना है तो कर देंगे। देखो इसका अल्टीमेटली सॉल्व ऐसे करके देना है, तो ये आंसर दिखा रहा हूं, पर ये चलो आंसर तो हम बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चंस देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दी 56,000, इधर दी 60% ऑफ सेल्स। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दी हुई, एक में नहीं दी हुई, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दी हुए, फाइनेंशियल कुछ चीजें दी है, कुछ नहीं दी हुए, और हमें वो ढूंढना है बिकॉज वहां पे कुछ चीजों के अंदर उसका रॉ मटेरियल छुपा हुआ है। फाइनेंशियल लेवरेज दिख रहा होगा, ऑपरेशनल लेवरेज दिख रहा है, इनकम टैक्स रेट दिख रही है, सेल्स दिख रहा है। तो सबसे पहले जितने भी लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप मुझे बताओ, आपको देखते हो क्या लगता है, कंपनी ए को कंपनी बी को मारो गोली, आप बताओ ये कंपनी ए कैसे इसका काम चल पाएगा। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट दिए, सेल्स दिया नहीं है। अब सेल्स दिया नहीं तो हमने क्या करना चाहिए, सेल्स नहीं दिया है मेरे दोस्तों, सेल्स नहीं दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट भी दिया है, फिक्स कॉस्ट भी दिया है, इंटरेस्ट भी दिया है। सेल्स निकालने के लिए क्या किया जाए, आपको फाइनेंशियल लेवरेज दिख रहा होगा 5। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला जानते हो, जरा बताओ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ। ईबीआईटी अपॉन क्या लिखा है, ईबीटी। अब ईबीआईटी अपॉन ईबीटी इज इक्वल टू 5 लिखा है। अब ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करें तो 5 दिया हुआ है। इसके बाद में आप मुझे बताओ, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी दिया है, वो 5 दिया है, पर ईबीटी प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो वो भी आ जाएगा। इसका मतलब एक चीज दी हुई है, एक चीज नहीं दी हुई है। बाय यूजिंग इंटरेस्ट हम लोग यहाँ तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कुछ लोगों को इशारा समझ गया होगा। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला बताइए एक बार, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी दिया हुआ है। अब बताओ ईबीआईटी और ईबीटी में फर्क क्या है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, या फिर उल्टा करेंगे ईबीटी प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। मतलब कि कहने का ये मतलब हुआ है, कहने का मतलब बहुत साफ है।
चलो इसको देखते हैं यहाँ पे, EBIT इज इक्वल टू 5, ये 5 कॉन्स्टेंट है, EBIT इंटरेस्ट। सर अब क्या होगा? अब बहुत सिंपल होगा, जिंदगी में, जीवन में मजा आएगी। अब ध्यान से देखना भैया, ये क्या लिखा है? ये EBT, ये EBIT, मैं क्या कर रहा हूँ, EBIT लिख दिया मैंने। ये EBIT माइनस, मुझे इंटरेस्ट लिखना चाहिए भाई, आई एम सॉरी, माइनस इंटरेस्ट लिखना चाहिए। तो अब EBIT कांस्टेंट है और माइनस इंटरेस्ट तो आप जानते हो, इंटरेस्ट कितना है बच्चों बताओ, कहाँ गया इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इसका 12,000 है, तो माइनस में 12,000 कर दूँ? कर दो। तो अब क्या होगा? EBIT माइनस 12,000 और ये 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर जाएंगे, ये हो जाएगा 5 EBIT माइनस 60,000 और ये आ जाएगा EBIT। ये उधर जाएगा तो 4 EBIT हो जाएगा और ये 60,000 उधर हो जाएगा। अब ये EBIT दिखूंगा तो मुझे EBIT 15,000 नजर आता है। सभी लोग समझ गए होंगे मैंने क्या किया। अब EBIT 15,000 है तो मुझे लिए EBT निकालना बड़ा आसान हो गया। तो बताओ बच्चों, EBT इज इक्वल टू EBIT के 15,000 माइनस कितने करना है मुझे? माइनस करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 12,000। तो 12,000 को मैं माइनस कर दूंगा तो कितने बचे? 3,000। तो अब मेरे पास EBIT भी निकला हुआ है, EBT भी आ गया। अब मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें आ चुकी है। अब इसका रिवर्स वर्किंग करके मैं वहाँ पे पहुँच सकता हूँ जहाँ पे मुझे जाना है। तो चलो बच्चों अब करें, आओ शुरू करें। अब बताओ क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अब मैं अगर इसको यूज़ करूँगा तो मैं शायद से वो इनकम स्टेटमेंट बना पाऊँगा। क्या आप मेरे साथ में हो? जी हाँ, हम रिवर्स वर्किंग करेंगे दोस्तों। अब आओ हम लोग कहाँ जाए, अब हम लोग क्या करेंगे, उधर जाएंगे, EBT की बात करेंगे, राइट। अब मैं बात करूँगा EBT की, ओके। EBT कितना EBT है? कम ऑन टेल मी, EBT इज इक्वल टू हाउ मच? EBT कितना है? ये हमारा 3,000 EBT है। EBT ये तो बिफोर टैक्स होता है। अगर मैं इसके टैक्स की बात करूंगा तो आप कहेंगे सर टैक्स कितना है? टैक्स है 30%। तो 30% करूंगा तो यहाँ पे 3,000 का 30% मतलब ये हो जाएगा 900। तो ये बचेंगे कितने? 2100। ये हो जाएगा आपका EAT। अगर मैं इसमें अगर ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे आ जाएगा ये इंटरेस्ट, तो ये बन जाएगा EBIT। तो EBIT में से इंटरेस्ट के तो बन जाता है EBT। अब सवाल उठ रहा है इंटरेस्ट कितना था? ये 12,000 था, तो EBIT हो जाएगा 15,000, राइट। तो आपने सभी ने ऑलरेडी देखा था कि मैंने EBIT इधर निकाला भी था। EBIT कितना है यहाँ पे? EBIT कितना है? 15,000 और यहाँ पे भी 15,000 आ गया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर मैंने फिक्स कॉस्ट किया तो ये आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अब फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है। फिक्स कॉस्ट जरा देखो कितनी है, कम ऑन एवरीबॉडी, 20,000। तो अगर मेरे पास 20,000 ही दिया हुआ है तो आप मुझे बताओ ऊपर जाते समय कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 35,000। और अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट की बात करूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी, वो भी क्वेश्चन में दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट 56,000 दी हुई है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं मेरा सेल्स कितना हुआ। तो मेरा जो है, अब देखो आप ये मत सोचिए कि मेरा प्रेजेंटेशन इस समय मैं कैसे कर रहा हूँ। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग भी थोड़ा थोड़ा सा लिखते चलिए और थोड़ा सा कैल्सी यूज़ करिए। लिखना हमारा उद्देश्य नहीं है, आप सभी जानते हो लिखना हमने कैसा कॉन्सेप्ट करना चाहिए और क्या उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वो सब बुक में देखा है आपने। मैं बुक और आपको खोल के दिखाता हूँ अच्छे से। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम उस प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हैं क्या नहीं। आज क्योंकि हमें रिवीजन करना है, अगर रेगुलर बैच होती तो मैं बताता ऐसे लिखो वैसे लिखो, प्रेजेंटेशन ऐसे करो, ठीक है ना। अब 56,000 है, ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट है। तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट 56,000 है और मेरा कंट्रीब्यूशन 35,000 फिर भी आ रहा है, तो मेरा सेल कितना हुआ? 91,000। तो मुझे चेक करना है कि मेरा सेल्स 91,000 आया कि नहीं आया। अब जरा देखेंगे दोस्तों, हमें चेक करना है कि हमारा सेल 91,000 आया कि नहीं। और इस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया है 91,000। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। रिवर्स वर्किंग को यूज करके हर कोई प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ तो एक दिया होता है और उसको यूज करके हमें, देखो प्रॉब्लम अगर दिया है तो उसका सॉल्यूशन उसके अंदर ही होता है, हमें ढूंढना होगा। और सोचिए अगर इस क्वेश्चन में मुझे अगर DFL का फॉर्मूला ही पता नहीं होता तो आई वुड नॉट हैव क्रैक दिस प्रॉब्लम। इसलिए फॉर्मूला पर कमांड होना बेहद जरूरी है। ओके फाइन, दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में सेल्स भी दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट उसका 60% वो भी दिया हुआ है। इसका मतलब 1,05,000 दिए हुए हैं,
कैलसी लो फटाफट, -60% कर दिया तो 42,000 आपका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी गिवन है। तो चलो मैं यहाँ पे 42,000 कंट्रीब्यूशन लिख ही देता हूँ। उसके बाद में इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी नहीं दी हुई है, फिक्स कॉस्ट डैश की है, फिक्स कॉस्ट डैश की है, फिक्स कॉस्ट डैश की है, मतलब दी नहीं है। और उसके बाद में हमारे पास में इंटरेस्ट दिया हुआ है। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे डैश करता हूँ और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। 9,000 दिया हुआ है इंटरेस्ट। उसके बाद में इस क्वेश्चन में ओहो, सबसे बड़ी राहत की बात इस क्वेश्चन में दी हुई है, आपके पास में ऑपरेशनल लिवरेज है। और ऑपरेशनल लिवरेज का मतलब यह होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अब दोस्तों बात करेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। मैं यहां पे आपके सामने कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है और कंट्रीब्यूशन आपने अभी देखा है कितना कंट्रीब्यूशन था, 42,000 for EBIT 10,500, अर्थात हमारे पास में 10,500 EBIT भी आ चुका है। अगर 10,500 मेरे पास EBIT आ चुका है और ये 42,000 था तो मुझे समझ आएगा 42,000 माइनस 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 कितना होगा, तो ये 31,500 मेरा फिक्स कॉस्ट आ गया। इंटरेस्ट भी मेरा 9,000 रुपये दिया हुआ है, तो 1,500 रुपये मेरा EBT है और इसका टैक्स रेट भी मुझे दिया हुआ है। टैक्स रेट 30% दिया हुआ है। यहाँ पे टैक्स कितना है, 30% है। ओके, तो 1500 मल्टीप्लाइड बाय 30%, तो ये 450 आएगा। सॉरी, ये कट करता हूँ तो ये 1,050 रुपये बिल्कुल हमारा आंसर मैच कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड द वे इट इज टू बी सॉल्व्ड। दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे जो 4 कवर किए हैं वो ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन है, अगर आपने उन चारों क्वेश्चन को भी कर लिया तो समझ जाना आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया। आपने सारे टाइप के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपने रिवर्स वर्किंग वाला प्रॉब्लम आया तो कैसे करना चाहिए ये भी समझ लिया। सबसे पहले हमने फॉर्मूला पे कमांड लाया, उससे भी पहले हमने इनकम स्टेटमेंट को समझा, फिर फॉर्मूला समझे, फिर एक प्रॉब्लम समझा। अकेले में करोगे बहुत टाइम लगेगा, मेरे साथ में जुड़े रहिए, मैं आपके सारी चीजें अच्छे से कवर कर दूंगा, विश्वास करिए बहुत मजा आएगा। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे फटाफट जल्दी। आज प्रेजेंटेशन पर जोर नहीं होना चाहिए। समझो आप एक ब्लैंक पेज लेके बैठो और आप मेरे साथ में कैलसी लेके बैठो, जैसे से मैं बोल रहा हूं वैसे से विचार करिए उसके ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, The following details of RST Limited for the year ended 31st March 2015 are given below. Operational leverage दिया हुआ है, ओके, कंबाइंड लीवरेज भी दिया है तो फाइनेंशियल लीवरेज निकाल ही सकते हैं। ऑपरेशनल लीवरेज 1.4 और ये 2.8 दिया, तो इसका मतलब 2 ऑपरेशनल लीवरेज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड आएगा, तो 2 क्या बन गया अपना फाइनेंशियल लीवरेज बन गया, बिकॉज ऑपरेशनल लीवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लीवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लीवरेज, तो फाइनेंशियल लीवरेज बन गया 2। ओके, इनकम टैक्स 30% दिया हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, सेल्स दिया हुआ है 30 लाख, 12% डिवेंचर दिए हुए हैं और ये सब कुछ दिया। कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज 2 हो गया, पहला आंसर आपका खत्म हो गया, राइट, 2 टाइम्स एवरीबॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट पीवी रेशो। पीवी रेशो को आपने समझा होगा, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बताओ बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कहाँ गया, वो पीवी रेशो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स दिया है, ये पीवी रेशो हमें निकालना है, पर वो निकालने के लिए आपके इसमें कंट्रीब्यूशन भी होना जरूरी है और इसीलिए कंट्रीब्यूशन और सेल्स तो दिया हुआ है, पर कंट्रीब्यूशन तो आप तभी निकाल सकते हैं जब सेल्स माइनस आपको वेरिएबल कॉस्ट पता होना चाहिए, पर इस समय हमारे पास में वेरिएबल कॉस्ट दी नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए आपको एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज को, एग्जिस्टिंग लेवरेज के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, वो करेंगे हम लोग। ईपीएस निकालने के लिए आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम होना चाहिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे दिए 17 लाख के शेयर से अपन 10 कर देंगे तो मतलब 1,70,000 उनके पास में नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, वो डिवाइड करेंगे तो आपको ईपीएस मिल जाएगा। इफ द कंपनी बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज असेट टर्नओवर इज 1.5, डज इट हैव हाई और लो असेट्स, द लेवरेज। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर इंडस्ट्री का असेट टर्नओवर मतलब क्या, मेरे पास कितना असेट्स है उसमें कितना सेल्स कर रहा हूं, तो मतलब क्या होता है, सेल्स अपॉन असेट्स होता है, सेल्स अपॉन असेट्स। इंडस्ट्री का कितना है 1.5, हम अपना भी करके देखेंगे और बाद में कंपैरिजन कर लेंगे। एट व्हाट लेवल सेल्स, इसके लिए हम लोग को रिवर्स वर्किंग जाना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने, हमें क्या करना है, हमें कुछ करना है। चलो हम लोग इनकम शीट बनाएंगे। सबसे पहले सेल्स हमारे पास दिया हुआ है, ये रहा सेल्स, कितना सेल्स दिया हुआ है हमारे पास में, सेल्स दिया हमारे पास 30 लाख, ये रहा 30 लाख। बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, मेरे साथ में जुड़े रहना फटाफट, टाइम नहीं है आज। वेरिएबल कॉस्ट अफसोस दिया नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट दिया नहीं है। कंट्रीब्यूशन मुझे देखना है कितना है, कंट्रीब्यूशन दिया है क्या मेरे दोस्त, कंट्रीब्यूशन भी दिया नहीं है। अब सर अब हमारे पास में है क्या, हमारे पास में भगवान ने दिया कुछ नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट जरूर है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लिख रहा है इस क्वेश्चन में, फिक्स्ड कॉस्ट दी है 2,04,000 रुपये, 2,04,000
4,000 रुपये। तो ये बन जाएगा EBIT इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है मालूम है? 12% डिबेंचर लिखा हुआ है, 21,25,000 मल्टीप्लाइड करूंगा मैं 12% से, तो ये आ जाएगा 2,55,000। तो 2,55,000। देखो जो चीज़ें हमारे पास में हम लोग निकाल लेंगे, बाद में देखेंगे, लड़ेंगे। और उसके बाद में हम लोग को चाहिए टैक्स। टैक्स कितना है? इनकम टैक्स का रेट 30% है, पर हमारे पास में अभी ये सारी चीज़ों में से कुछ नहीं है। अगर सबसे पहली बात तो हमारे पास में कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता हमें, तो हम लोग सारी चीज़ों को कर सकते हैं। और कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, आप एक बात मुझे बताइए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग ये प्रॉब्लम को क्रैक कर सकते हैं? हमारे पास में एक चीज़ है जिसको यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। वो चीज़ आपके सामने स्क्रीन पर, आपको यहाँ पे एक बार देखना होगी। यहाँ पे कुछ लिखा है स्क्रीन के ऊपर, कैलकुलेशन ऑफ ईबीटी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे डीएफएल जब आता है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी आ रहा है। तो इसमें एक चीज़ हमारे, जैसे कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने किया था, इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंटरेस्ट को यूज़ करके आप जानते हो कैसे होना चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी होता है, और ईबीआईटी हमारे पास है नहीं, ईबीटी है नहीं, पर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे की हुई है। अब चाहे तो मैं करके दिखा दूंगा आपको, पर मुझे लगता नहीं करने की जरूरत है, फिर भी एक बार ट्राई कर लेंगे आपके लिए। मैं करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ईबीआईटी अपॉन ईबीटी करता हूँ, तो ईबीआईटी ये कौन सा मेरा फॉर्मूला? डीएफएल का फॉर्मूला है, ये है 2, और ईबीआईटी मुझे मालूम नहीं है। ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मुझे मालूम है, इसलिए उस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि आपने अभी देखा होगा 2,55,000 मेरे पास ऑलरेडी है, तो ईबीआईटी माइनस 2,55,000, इसको 2 है, और 2 से आप जानते हो मैं क्या करूँगा, 2 ईबीआईटी माइनस 2,55,000, 255,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 करूँगा, तो यह जगह 5,10,000, और 5,10,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी करूँगा, ईबीआईटी उधर जाएगा तो एक ईबीआईटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस, तो मेरे पास आएगा 5,10,000। तो मेरा आंसर आना चाहिए 5,10,000 ईबीआईटी का। तो ईबीआईटी आपके इसमें 5,10,000 है, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को 5,10,000 ईबीआईटी के नाम से लिख देता हूँ। तो कहाँ पे मेरा ईबीआईटी? 5,10,000, और ईबीटी देखूंगा तो आ जाएगा 2,55,000। राइट, मैंने कुछ नहीं किया, वहाँ से ही काम किया। और अगर ये सारी चीज़ें मेरे पास में आ चुकी है, तो आप सभी जानते हो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करूंगा, तो मेरे पास में डॉल भी है। तो डॉल कितना है बच्चों, बता दो जल्दी, बताओ डॉल कितना है? डॉल आ गया कितना? डॉल कितना है? डॉल है मेरे पास में 1.4 डॉल है मेरे पास। और इसको फॉर्मूला के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन मालूम नहीं है, ईबीआईटी मालूम है। ईबीआईटी कम ऑन एवरीबॉडी, 5,10,000, और 5,10,000 मल्टीप्लाई 1.4, ये बन जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 7,14,000। 7,14,000 अब आ गया मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन, 7,14,000 दोस्तों, ये आ गया। और अब बताओ, ये चीज़ दी है तो वेरिएबल कॉस्ट भी कितना आसान हो गया। 30 लाख से मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास में वेरिएबल कॉस्ट आएगा 22,86,000। दोस्तों देखो मैंने कितना काम कर दिया है। अब मुझे टैक्स करना है, और टैक्स कितना आसानी से मैं निकालूंगा, 30%, बिकॉज टैक्स निकालने को कुछ नहीं करना, इसको 30% से मल्टीप्लाई करना। 2,55,000 मल्टीप्लाई बाय 30%, 76,500, और 2,55,000 से आंसर इज व्हाट 1,78,500 इज व्हाट EAT, और यही पैसे हैं जो EPS। अब बता दो बच्चों, मुझे निकालना क्या था यहाँ पे? ओके अगर मुझे यहाँ पे EPS निकालना है, तो मेरे पास में एक चीज पता होना चाहिए, 17 lakhs डिवाइड बाय 10, तो मेरे पास में नंबर ऑफ शेयर होल्डर जाएंगे 1,70,000। तो इसको मैं 1,70,000 से अगर डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास में आ जाएगा EPS कितना हो जाएगा बच्चों? EPS 1 लाख, ये जाएगा 1,70,000, ये आएगा 1.05, ये आ जाएगा एक शेयर होल्डर। और अगर मुझे आप पूछेंगे सर पीवी रेशियो कितना है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स कर दूंगा, तो 7,14,000 अपॉन सेल्स करूंगा तो आ जाएगा 30,000, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 0.038 मेरा पीवी रेशियो। पीवीआर मेरा कितना है, क्या उतना जितना मैंने निकाला? देखो 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 देखो, आ गया क्या? आया क्या? आया का सॉरी, यहाँ पे तो अरे भाई ये परसेंटेज में नहीं, अगर परसेंटेज तो 23.8% आ जाएगा। हो गया मेरा पीवी रेशियो भी आ गया। इसका मतलब सारी चीजें जो लिखी थी हमने स्क्रीन पे वो हमारी बराबर हुई। पीवी रेशियो भी सही हो गया, कंट्रीब्यूशन भी 7,14,000 आया था, एक बार चेक कर लो।
बिल्कुल सही, वो भी सही आया था। सारी बातें हमने कर ली। इस क्वेश्चन में और कुछ बाकी है। ईपीएस में हमने कर लिया था, देखो 1.05 आया था हमारा ईपीएस, देखो यहाँ में क्या था 1.05, बिल्कुल सही। उसके बाद में इनकम स्टेटमेंट तो हमने निकाल लिया। इसी के साथ में अब देखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन में और एक चीज पूछी थी। इस क्वेश्चन में एक चीज पूछी थी कि इंडस्ट्री का असेट टर्नओवर रेशियो कितना है। इंडस्ट्री का असेट टर्नओवर रेशियो 1.5 है और हमारा कितना होगा। हमारा सेल्स हुआ 30 लाख, हमारा सेल्स हुआ 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख। नहीं, ये क्वेश्चन क्या है, हमारा सेल हुआ है कितना। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट। ओके, हमारा सेल हुआ है 30 लाख और हमारे पैसे कितने लगे हुए हैं। हमारा असेट, सर असेट तो दिया ही नहीं है। अरे बच्चों, पैसे ही नहीं तो असेट कहां से लोगे। पैसे आए कहां से, पैसे आए डिबेंचर से और इक्विटी से। तो 21 लाख 25,000 प्लस 17,000 मतलब 38,25,000 हमारे पास थे। उससे 30 लाख का सेल किया तो 30/38.25 करूंगा। 30/38.25 इज इक्वल टू आएगा 0.78 और इंडस्ट्री का कितना 1.5 है। इसका मतलब इंडस्ट्री हमसे बहुत अच्छा काम कर रही है। इंडस्ट्री में 30 लाख रुपए का अगर असर होता है ना तो वो 45 लाख का माल बेचते हैं। उस तरह से उनका बोलना डे टाइम, और हम लोग कितना मेरे 0.78। इसका मतलब हमारा जो टर्नओवर है 100 रुपए की एसेट लगाते हैं हम लोग और हम लोग 78 रुपीज का बेचते हैं। अर्थात 1 लाख का अगर एसेट हमारे पास में है तो हम सिर्फ 78,000 का बेचते हैं। और इंडस्ट्री में अगर 1 लाख का एसेट है तो 1.5 लाख का माल बेचते हैं। इसलिए हम लोग को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मीट करने के लिए और ज्यादा सेल करना होगा, और ज्यादा सेल करेंगे तो आपको लेवरेज की प्राप्ति होगी। ओके बच्चों, कहां गया हूं मैं, आगे क्या 0.78। ओके फाइन। उसके बाद में अच्छा क्या क्वेश्चन पूछा था, बहुत इजी था वो, जो भी है मुझे लगता नहीं अब उसके लिए आप कुछ प्रॉब्लम आएगी। व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द अर्निंग ईबीटी ऑफ द कंपनी विल बी 0। ओहो, कोई बात नहीं, आपको ऐसा सेल्स ढूंढना है जहां पे ईबीटी 0 आएंगी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको नीचे से ऊपर जाना है, ईबीटी 0 कर दो, ऊपर जाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा। इसके लिए मैं अपना टाइम जाया नहीं करूंगा। आई होप यू अंडरस्टूड क्वेश्चन नंबर 2 एज वेल। दोस्तों, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं जिस तरह से, आप आईटी का रिवीजन लेक्चर देखो ना मेरे यूट्यूब पे, 1,78,000 लोगों ने देखा था, आज मैं देख रहा था। मेरे ईआईएस के रिवीजन लेक्चर मैंने सब बच्चों को आईडी पासवर्ड पे दिए ही है, पर इस बार मैं चाह रहा था कि एफएम का डर मैं भगा दूं। जिस तरह से एफएम का रिवीजन हो रहा है, मुझे पूरा यकीन है आप सभी लोग को बहुत फायदा होगा। देखते आप जरूर कमेंट करना। दोस्तों ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस, कम ऑन एवरीबॉडी। आपको ये क्वेश्चन देखना है, क्या लिखा है इसमें, WACC, ROI, ROE, इस टाइप की सारी चीजें समझ में आएगी। द नेट सेल्स ऑफ ए लिमिटेड इज व्हाट 30 करोड़, 30 करोड़ का सेल हो रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑफ द कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स इज व्हाट 12%। ओके, ईबीआईटी कितना है, सेल्स का 12%। अब सेल्स दिया 30 करोड़ तो सेल्स 3.6 करोड़, तो हमारा ईबीआईटी कितना हो गया, ईबीआईटी हो गया 3.6 करोड़। कितना हो गया याद रखना, 3.6 करोड़। द कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारा 10 करोड़ इक्विटी में है, 2 करोड़ हमने लाया प्रेफरेंस शेयर से, तो कितना हो 10 और 2 12 हुआ, और उसके बाद में 6 करोड़ हो गया डिबेंचर से, तो 10 और 2 12, 12 और 6 18, मतलब धंधे में हमने 18 करोड़ रुपए लगाए हैं। 18 करोड़ लगाते हैं और हमारा माल बिकता है 30 करोड़ का। याद रखिए, आगे इनकम टैक्स रेट के 40% है। कैलकुलेट ROE। ROE निकालने के लिए सबसे पहले अब बात आपको पता होना चाहिए कि आपने पैसे लगाए कितने हैं। दोस्तों जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है, उनको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है। अरे रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब आपको वो निकालना है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब आपको निकालना है ईबीआईटी का माइनस करेंगे इंटरेस्ट तो ईबीटी आएगा, माइनस करेंगे टैक्स तो जो बचेगा वो, और अगर प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस को भी माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा। समझ गए होंगे आप। उसके बाद में अगर आप कुछ कहेंगे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल भी चाहिए, तो कैपिटल का रिटर्न बहुत आसानी से निकल जाएगा, बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी धंधे में, 10 करोड़ शेयर से, 2 करोड़ प्रेफरेंस से और 6 करोड़ डिबेंचर से, तो पूरे हो गए 18 करोड़। और हमने कमाए कितने, 3.6, तो 3.6 अपॉन 18 करोड़ कर देंगे तो आपको समझ आएगा 20%। तो देखो हमारा सबसे पहले आंसर आ गया 20%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हो गया हमारा, दैट इज 20%। उसके बाद में अगर आप कहेंगे मुझे टोटल इक्विटी पे कितना पैसा बचा, तो हमें सब निकालना पड़ेगा, टोटल इक्विटी पे कितना पैसा बचा, तब जाके हम लोग निकाल पाएंगे ROE। तो आओ बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकाले ROE और बाद में लिखा WACC, जो बहुत, और WACC को इस चैप्टर में क्यों करेंगे, वो तो अगले चैप्टर में ऑलरेडी गिवन है, तो इसके बाद वाला चैप्टर ही हुई है जिसमें मैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाऊंगा। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज ऑफ द कंपनी गिवन दैट कंबाइंड लेवरेज इज 3, ये भी आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे
रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात, राहत की बात है कि ईबीआईटी दिया हुआ है। ईबीआईटी कितना है बच्चों? ईबीआईटी 3.6 करोड़ माइनस इंटरेस्ट। आप कहेंगे सर इंटरेस्ट तो दिया ही नहीं है, मेरी आंखों से देखो इंटरेस्ट दिख रहा होगा। इंटरेस्ट कितना? 15% ऑफ 6 करोड़, मतलब 90 लाख रुपीस हमारा इंटरेस्ट है। तो ये हो गया 90 लाख माइनस कर देंगे तो ये आपका 2.7 करोड़ आ जाएगा। इसको बोलेंगे ईबीटी माइनस टैक्स। टैक्स कितना है बच्चों यहाँ पे? टैक्स कितना है? 40%। तो 40% कितना होगा इसका? 2.7 करोड़ का 40%, 1.08 करोड़ माइनस 2.7 करोड़, 1.62 करोड़। ये हमारा EAT है, राइट। उसके बाद में मुझे जाना है प्रेफरेंस को माइनस करने। प्रेफरेंस कितना है मेरे बच्चों? प्रेफरेंस है कितना है? 13% और 2 करोड़, मतलब 26 लाख रुपए ये भी माइनस हो जाएंगे। तो 26 लाख रुपए माइनस कर दो यहाँ पे। जी हाँ, तो ये जो देखेंगे शायद से यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है। 1.62 माइनस 26 करेंगे तो इट इज 136, और 136 और आप जानते हो हमारे कितनी इक्विटी है? 10 करोड़ की इक्विटी है। तो 1.36 अपॉन 10 करोड़ करेंगे तो हमारे पास 13.6 का आंकड़ा आ रहा है। तो ROE हमारा कितना है? 13.6%। ये रहा आपके सामने। अब आंसर यही होना चाहिए 13.6%। और सबसे सवाल ये पूछा है कि हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना है। अब जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखेंगे पॉइंट नंबर 3 के साथ में। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज। अच्छा, ऑपरेटिंग पूछा हुआ है, ऑपरेटिंग पूछा है और जहां पे लिखा है कंबाइंड लिवरेज 3 है। ओफो, सबसे बहुत अच्छी बात लग रही है मुझे, कंबाइंड लिवरेज का एक फॉर्मूला है DFL इज इक्वल टू डॉल इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। कंबाइंड लिवरेज 3 दिया है। अब आपको डॉल मालूम नहीं है, आपको 3 मालूम है, डॉल में लिख देता हूं, और DFL मालूम है हमें बिकॉज ये फॉर्मूला है EBIT अपॉन EBT। सो जैसे कि आप जानते हो कि यहां पे इस क्वेश्चन में आपको फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है। फाइनेंशियल लिवरेज तो नहीं दिया हुआ आपको, DCL दिया हुआ। DCL तो 3 दिया हुआ, तो DFL मल्टीप्लाइड बाय DOL अगर करूंगा मैं तो मेरे पास आंसर आएगा। और आप सवाल पूछेंगे डॉल तो पता नहीं है पर DFL निकल सकती है। DFL निकालने का फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है, तो DFL को यूज करूंगा मैं EBIT अपॉन EBT, और वहां पे मैं EBIT अगर DBIT अपॉन EBT जो करूंगा उससे बदले में EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD अपॉन 1 माइनस टैक्स करूंगा तो मेरे पास में DFL भी निकल जाएगा। और अगर DFL आ गया तो DCL निकालना बहुत ही आसान होगा, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत आसानी से। अब वो निकालना बहुत ही आसान है, सिर्फ क्लरिकल जॉब है। आई थिंक इट विल बी इजीली डन। उसके बाद में द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर आई वुड लाइक टू टेक हियर। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है लास्ट। 4 क्वेश्चन और बस चैप्टर इन। ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर। अब अ फर्म हैज अ सेल्स ऑफ 75 लाख रुपीस, वेरिएबल कॉस्ट 56% है। आप सभी लोग इसको यूज करेंगे 75 लाख का, 75 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट 56% है, तो अपना आंसर आएगा 33 लाख रुपीस हमारा उसका आ गया कंट्रीब्यूशन। तो मैं चेक करता हूं, 33 लाख आपके सामने स्क्रीन पर है। 33 लाख कंट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद में फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी गिवन है 6 लाख, तो उसमें से माइनस कर लो 6 लाख, तो हमारे पास जो बचेंगे 27 लाख हमारा EBIT आ गया। अब सवाल उठ रहा है कि हमारे पास में इंटरेस्ट है या नहीं। तो ये जो है डेट 45 लाख का है, तो 45 लाख के 9% अगर देखूंगा, 45 लाख मल्टीप्लाइड बाय 9% देखूंगा तो 4,05,000 रुपए मेरा इंटरेस्ट है, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। जो बचा EBT है 22,95,000 आपके इसमें EBT पे आ गया। और अगर मुझे EAT निकालना है तो टैक्स रेट भी क्या दिए हुए है, तो टैक्स रेट इन्होंने दिए है या नहीं चेक करना होगा। टैक्स रेट तो दिया नहीं, फिर देखेंगे क्या करना है। उसके बाद में आपको एक सवाल पूछना है, इक्विटी इनका 55 लाख है, तो ROI कितना है? ROI का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हुई? 55 लाख का इक्विटी है आपके पास में, 45 लाख का डेट आपके पास है, तो मतलब आपने इस धंधे में निवेश किए 1 करोड़। आपको मिले कितने? तो मिले वो जो होते हैं वो EBIT होता है। तो इस सवाल उठ रहा है EBIT कितना है, तो EBIT मेरे पास में था 27 लाख, तो मतलब धंधे में लगाया मैंने 1 करोड़ और मिले 27 लाख, तो 27% आपके सामने आ गया ROI। ओके, ये भी आपके सामने स्क्रीन पे खत्म है। उसके बाद में सवाल नंबर 2 ये रहा कि ये फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है क्या? डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? अब सवाल उठ रहा है फाइनेंशियल लेवरेज निकालते कैसे? अब EBT
अपॉन ईबीआईटी, देखो यहाँ पे देख रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, ईबीआईटी अपॉन ईबीडी मतलब 27 lakhs 27 अपॉन 22.95 अगर कर लूँ मैं, तो यहाँ पे 1.17 है, तो मुझे लगता है फेवरेबल है, क्योंकि जब भी इनका धंधा 1 रुपए से बढ़ता है सेल्स, तो उनका जो मतलब जो शेयर होल्डर्स को जो मिलता है वो 1.17 मिलता है, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल फेवरेबल है यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल फेवरेबल है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे, इफ द फर्म बिलोंग्स टू एन इंडस्ट्री हुज कैपिटल टर्नओवर इज 3, डज इट हैव हाई और लो टर्नओवर। अब ध्यान से देखते हैं, इनका धंधा हुआ 75 लाख का और धंधे में पैसे लगाए 1 करोड़ के, तो मतलब इनका 0.75 है, तो मतलब इनका ये है कि 1 करोड़ लगाते हैं, माल बिकता 75 लाख का। इसका मतलब ये हुआ है कि इंडस्ट्री में 1 करोड़ लगाते तो 3 करोड़ का माल बिकता है, इनका 1 करोड़ लगाने पर 75 लाख का बिकता है, मतलब इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड से बहुत कम है। तो अपना आंसर सही है कि इंडस्ट्री के विच इज वेरी लो कंपेयर टू इंडस्ट्रियल एवरेज, बिल्कुल सही है। व्हाट इज पॉइंट 4, व्हाट आर दी ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज ऑफ दी फर्म। अब सवाल उठ रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो कंट्रीब्यूशन 33 लाख से ईबीआईटी दिया है तो ये निकल जाएगा। उसके बाद में आप फाइनेंशियल लेवरेज निकालोगे तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी दिया है, और दोनों को यूज करके मैं कंबाइंड निकालूंगा, तो आप समझ रहे होंगे बहुत आसानी से निकल जाएगा, ये तीनों भी निकल गए। उसके बाद में एक सवाल उठ रहा है, क्या क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सेल्स इंक्रीज बाय 10% व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी विल इंक्रीज। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर हमारा 10% से अगर सेल बढ़ा तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज की देखना है, मतलब वो यही पूछ रहा है ना कि ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है। तो अगर मेरा 10% सेल बढ़ता है तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना निकाला था मैंने, ये निकाला था 1.22। इसका मतलब क्या है कि अगर 10% अगर मेरा सेल बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लेवरेज 1.22 है। इसका मतलब ईबीआईटी मेरा 12.2% से बढ़ेगा। मतलब 1% अगर मेरा 1% अगर सेल बढ़ता है तो 1.22 मेरा ईबीआईटी बढ़ता है। तो अगर 10% सेल बढ़ेगा तो 12.20 मेरा ईबीआईटी बढ़ेगा। आंसर मेरे पास ही है मौजूद, यहां पे आ गया 12.20। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, इफ द सेल्स इन, ये तो गया। क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स ऑफ ईबीटी द फर्म विल इक्वल टू 0। अब देखना, मुझे क्वेश्चन में अगर मुझे कौन से सेल पे मेरा ईबीटी 0 होगा, तो मुझे कुछ नहीं करना, ये ईबीटी को 0 करना है, इंटरेस्ट मेरा वैसे रहेगा, फिर मेरा ईबीआईटी 4,05,000 हो जाएगा, फिर फिक्स कॉस्ट 6 लाख हो जाएगी, तो मेरा 10,05,000 मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। 10,05,000 कंट्रीब्यूशन होगा तो आप सभी जानते हो मेरा सेल्स कैसे निकल जाएगा। तो 10,05,000 मेरा कंट्रीब्यूशन है, उसको देखते देखते मैं बता दूंगा कितना सेल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी काम बहुत आसान है, रिवर्स वर्किंग को यूज करके मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे दिखा हुआ देखिए, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 20%, तो ईबीटी कितना बढ़ेगा, अर्थात तो फाइनेंशियल लिवरेज की बात कर रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, फाइनेंशियल लिवरेज कितना है 1.18। तो बोल रहा है कि अगर 20% से ईबीआईटी बढ़ रहा है तो ये कितने सा, मतलब हमारा ये जो है क्वेश्चन जो है फाइनेंशियल लिवरेज कर रहा है 1.18। इसका मतलब है 1 रुपए से अगर ईबीआईटी बढ़ता है तो हमारा ईबीटी 1.18 से बढ़ता है। तो अगर 20 करेंगे तो कितना होगा, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.18 करूंगा तो आंसर आएगा 23.6। तो इसका मतलब ये आंसर भी 23.6 होना चाहिए। देखो ये आपके सामने। उसके लिए आपको पूरी तरह से वापस से करने की जरूरत नहीं, आप ये ध्यान से सुनिए। ये जो क्वेश्चन में मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी है ना, वो लगे है पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 7। वो अल्टीमेटली आपको ऑपरेशनल और फाइनेंशियल लेवरेज की बात कर रहा था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन थरली एंड यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर। मुझे लगता है जिस शिद्दत से हमने चैप्टर इतने जल्दी खत्म किया है, आपको बिल्कुल ये रिवाइज करने में बहुत फायदेमंद होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो जरूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और आगे आने वाले लेक्चर्स को और रिवीजन को अपलोड करता रहूं। थैंक यू सो मच। और अगर आप कहेंगे ये बहुत फास्ट है तो आप समझने की कोशिश करिए, रेगुलर बैच नहीं है, मैंने उद्देश्य ये इसका ये है कि ये रिवीजन के हेतु बनाया हुआ है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आई होप यू कैन रिकॉल नाउ ऑल द फॉर्मूलाज, और हमने जो सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स भी खत्म कर लिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर।